हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय 2 अमल, क्षारक एवं लवण। और इसमें आज हम करने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी के रिव्यू में कुछ मुख्य बिंदु आपके अमल, क्षारक और लवण से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इन मुख्य बिंदुओं के बारे में जानना। बच्चों तो बच्चों जब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की, तो हमें पढ़ना पड़ेगा 2.2, यानी सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो अम्ल और क्षारकों में समानता जब हम देखते हैं तो अम्ल में हमें रासायनिक गुणधर्म और क्षारकों में भी हम कुछ रासायनिक गुणधर्म हमें समान देखने को मिलते हैं। जैसे अम्ल की अगर बात करें तो ये जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जब वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ और जानने के लिए हमें क्रियाकलाप 2.8 करना है। 2.8 में करना क्या है बच्चों, हमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के विलयन को लेना है और कॉर्क में 2 किलो को लगाकर 100 ml के बीकर में रख देना है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया बच्चों। अब बेसिकली ये क्या दिखाने के लिए किया गया है बच्चों कि जल में अम्ल का विद्युत चालन करता है, ये दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो बीकर में थोड़ा तनुमल डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, फिर उसके बाद ग्लूकोज डाल करके प्रवाहित करनी है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके प्रवाहित करनी है और फिर अल्कोहल डाल करके प्रवाहित करनी है। तो कुछ पे हमारा बल्ब जो है जलेगा, कुछ पे नहीं जलेगा। तो होगा क्या बच्चों, बेसिकली होगा ये कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा, जैसे कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। परंतु आप देखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब के जलने से पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है और विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है बच्चों, बिजली कैसे फ्लो करती है, आयनों के द्वारा, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में हमें पढ़ना भी है बच्चों। अब चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ आयन है, इसे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन एक्वस उत्पन्न होता है तथा इसी के कारण इनका गुणधर्म अम्लीय होता है बच्चों। फिर बात आती है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या होता है बच्चों। तो इसके लिए भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। क्या करना है कि 1 ग्राम ठोस NaCl लेना है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, और इसमें क्या करना है बच्चों, आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालनी है। तो सांद्र बूंदे जब डालेंगे आप तो कुछ गैस निष्कासित होगी। इस गैस के निष्कासित होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो लिटमस पेपर पदार्थ है उसका जो रंग है वो चेंज होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो इस प्रयोग से हमें क्या स्पष्ट होगा बच्चों, इस प्रयोग को करने के बाद हमें स्पष्ट होगा कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन ये दिखाया गया। फिर क्या कहता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव ही H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाने होते हैं। यानी हमें क्या कैसे दर्शा सकते हैं, H+ या फिर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस H3O+ के द्वारा दर्शाया जा सकते हैं। फिर क्या देखा बच्चों हमने, फिर हमें देखने को मिलता है कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ एक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक के जल में घोलने पर क्या होता है। तो क्षारक के जल में घोलने पर बच्चों हमें अगर 3 रिएक्शन देखें तो OH- आयन देखने को मिलता है। यानी क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करता है, जो कि जल में अघुलनशील क्षारक और क्षार कहता है। फिर इसमें क्या एक बेसिक फैक्ट दिया है बच्चों आपको कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जिनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है और प्रकृति संस्कारक होती है। इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए। और इसको सारणी 2.1 में आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताई हुई है। फिर बात आती है बच्चों कि हमने जान लिया कि H+ आयन बन रहे हैं और OH- आयन बन रहे हैं अम्ल और क्षारक के द्वारा। बात आती है इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया की बच्चों। तो जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण मिलता है और कुछ जल मिलता है। मान लीजिए हमारे पास HX नाम का एक अम्ल है और MOX नाम का क्षारक है। तो MX हमारा क्या हो गया, लवण, और H2O हमारा जल बन गया। इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं या
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं बच्चों। अब बात आती है कि आपको कई जगह ऐसे साइन देखने को या चेतावनी चिन्ह देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं देखने को, जरा इसे समझ लेते हैं बच्चों। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। करना क्या चाहिए बच्चों हमें कि अम्ल में सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने से क्या होगा, अगर हम सांद्र अम्ल में जल मिला दें तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी कि तेजी से विस्फोटक बनकर के बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण ये प्रयोग क्या कर सकता है, कांच के पात्र को तोड़ सकता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डब्बे या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह जो कि हमने ऊपर देखा था, वापस देख लेते हैं बच्चों, ये आपको देखने को मिल जाता है अक्सर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या कहता है बच्चों कि इससे हमें पता चलता है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- की प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को मुक्त तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है कि इनके क्या होता है बच्चों, जो सांद्र है वो थोड़ा सा तनुकृत हो जाता है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों, अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्रश्न उत्तर, जो कि पाठ के मध्य के प्रश्न उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।